नाकाम समझते हैं और ये समझते हैं कि वहाँ की जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको खत्म किया जा रहा है। आप जाके हॉस्पिटलों में देखें, ये कुत्ते की काटने की दवाइयां नहीं दे सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। हाजिर खिदमत है नाज़रीन। पाकिस्तान में दो मामलात के हवाले से हमेशा हुकूमतों पर सवाल, हुकूमतों पर तनकीद होती रही है, और एक है तालीम का मामला और दूसरा है सेहत का इशू। लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा, जो हम GDP के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा कम बजट रखा गया है, चाहे वो सूबाई बजट हो चाहे वो विफाकी बजट हो। लेकिन हुकूमतें ये दावा करती रही हैं कि वो सेहत के लिए, वो तालीम के लिए बेहतर से बेहतर इक़दामात कर रही हैं, लेकिन अब भी वो चीज़ें चेंज होती रहीं। कभी कुछ फंडेड स्कीम्स आती रहीं तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, फिर वो चीज़ें जैसे ही फंड्स रुकते थे वो चीज़ें बदल जाती थीं। और उसके बाद सेहत का मामले की बात करें तो वहाँ भी ये सूरत हाल दरपेश रही है। लेकिन हुकूमतें ये भी दावा करती हैं कि वो आए दिन बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट्स, बेहतर से बेहतर चीज़ें करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों मामलात में अगर दुनिया से कंपेयर किया जाए तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब वफाकी हुकूमत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वफाक, इस्लामाबाद और उसके बाद अगले आने वाले दिनों में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में और पंजाब और बलूचिस्तान में सेहत कार्ड का इजरा जो है वो कर दिया है वज़ीर आज़म ने। और साथ ही साथ ये भी बात की पिछले दिनों में कि सिंध जो है वो उनसे ताउन करे तो वहाँ पर भी ये सेहत कार्ड का इजरा किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत का भी ये दावा है कि वो बेहतर तौर पर सेहत की सहूलतें सिंध में फराहम कर रहे हैं। उसका बताया भी जाता है, जिस तरह से NICVD के यहाँ मामलात हैं कि दिल के अमराज के लिए चाहे वो 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तक भी खर्च होता है तो लोगों का इलाज यहाँ फ्री हो सकता है। इस सेहत कार्ड में उतनी कैपेसिटी नहीं है। फिर ये भी कि यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट गंबर जैसे एक शानदार हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, ये भी सिंध हुकूमत का सेहरा, वो कहते हैं यहाँ भी ये हो रहा है। लेकिन सेहत कार्ड और ये सिंध हुकूमत के अपने हॉस्पिटल्स के जो इक़दामात हैं ये कदरे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ भी शानदार काम हैं और सेहत कार्ड भी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये दोनों हुकूमतें मिलकर भी ये चल सकती हैं या नहीं, या इसमें कोई और मसाइल है, हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एडवाइज़र CM के इमदाद पताफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया पताफ़ी साहब आपके वक्त का। हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अजीज़ जीजी साहब से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सेहत के हवाले से जब बात हो रही है तो बहुत से इलाकों के साथ एक एरिया जो है वो है इस वक्त थरपारकर में, जहाँ पर बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। आज उस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन ये सेहत कार्ड और सेहत की सहूलतों के हवाले से बात करते हैं। इमदाद पताफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने तो यहाँ चाहे वो मुख्तलिफ जो किसी के साथ कोलैबोरेशन में आए या खालिस्तन जो आपकी हुकूमत हॉस्पिटल्स और सेहत की सहूलियात दे रही है वो काफ़ी हैं, और ये जो सेहत इंसाफ कार्ड की सूरत में दिया जा रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है इस वक्त सिंध के लोगों को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बताया कि एडवाइज़र, तो मैं एडवाइज़र नहीं, मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, इस वक्त MP हूँ। तो आपकी इस बात को जहाँ तक और आपने हेल्थ कार्ड की बात की, देखिए हेल्थ कार्ड वो कहते हैं ना, अंधा रेवड़िया बांटे अपनों अपनों में, और उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है और उसका बहुत खर्चा बढ़ जाता है, ICU में आ जाता है, जो वो आप देख लें पाकिस्तान में 4 या 5 दिनों या 8 दिनों के ज़्यादा उसके भी पैसे नहीं चलते। और फिर उन्होंने जो सरकारी हेल्थ का पट्टा है वो बिल्कुल उन्होंने बिठा दिया है। वहाँ पे वो सेक्टर बिल्कुल दबाव है। इनका प्राइवेट कंपनी से या जो भी है, आपने इनकी दौर में हालात देखे कि 2-2, 3-3, 400% मेडिसिन महंगी हुई। और पंजाब में जो पिछले दौर में जो मुफ्त टेस्टें होती थी, चीजें होती थी, वो भी बिल्कुल बंद कर दी। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने आप देखें कि NICVD जैसा यूनिट इदारा कायम किया, जिसमें हमने कोई तफरीक नहीं रखी कि वहाँ पे KPK से पेशेंट नहीं आएगा, पंजाब से नहीं आएगा, बलूचिस्तान से नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे हम किडनी का बहुत जिसके पे वो भी हम यहाँ पे मुफ्त
ट्रांसप्लांट कराए और लिवर ट्रांसप्लांट 550 से ज्यादा किए, जिससे जो पहले लोग इंडिया जाते थे या और जगहों पे जाते थे, करोड़ों में खर्च होते थे, वो सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे मुफ्त में दे रही है। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मरहूम शौकत खान एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिंगर था, जिसका भी सिंध में ट्रांसप्लांट हुआ। तो सिंध गवर्नमेंट अल्लाह की मेहरबानी से हेल्थ में बहुत ज्यादा, और आप देखिए जो जिनमें 1-1 करोड़ रुपए की खर्च होते थे, वो चीजें यहाँ पे मुफ्त और पूरे पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं है कि हम करते हैं या हम पूछते हैं कि वो बदाफी साहब बिल्कुल सही है। मैं हम लोगों ने पिछले दिनों में एक प्रोग्राम गंबट के हॉस्पिटल के हवाले से, जहां आपकी हुकूमत भरपूर सपोर्ट के साथ वो चला रही है लीवर ट्रांसप्लांट का, वो सर शानदार मंसूबा है, हमने बड़ा अप्रिशिएट एक प्रोग्राम भी इस पर किया है बाकायदा तौर पर। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर कुछ चीज़ें NICVD की हैं, वो आपका मुफ्त इलाज आप लोग कर रहे हैं, SAUT को भी आप भरपूर सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ भी वो चीज़ें चल रही होती हैं, बाकी गुर्दों के हवाले से हो चाहे लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले, सारी चीज़ें हैं। लेकिन सर इस सेहत कार्ड में कोई मसला ऐसा तो नहीं है कि इसमें क्या क्रेडिट की बात हो जाएगी कि वफाक को चला जाएगा? यहाँ तो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिन बीमारियों का इलाज वो हो जाए तो वो भी बेहतर है। सर ये भी तो कौम का ही पैसा है ना जो वफाकी हुकूमत सेहत कार्ड दे रही है, ये कौन से वो पल्ले से दे रहे हैं या आप कोई पल्ले से दे रहे हैं? तो सर ये तो बेहतर हो जाए, यहाँ भी चल जाए। देखिए, सेहत कार्ड को हम नाकाम पॉलिसी समझते हैं, सिर्फ उसको इमरान खान का लगा के एक चीज की जा रही है, उसका लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा ना कि फर्ज करो एक बंदा पे आ जाता है और जिसका इलाज 50 लाख रुपए में होना है, तो वो सेहत कार्ड से नहीं हो सकता। और जिसको हम नाकाम समझते हैं और ये समझते हैं कि वहाँ की जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको खत्म किया जा रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि इनके अपने ये नाअहलियों की हुक्मरानी है इस वक्त मुल्क में। और जिस मुल्क में, माफ करें कि आज मैं इस फवाद चौधरी का स्टेटमेंट देख रहा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारी करप्शन पे बात नहीं की, कानून की हुक्मरानी की बात की है। तो कानून की हुक्मरानी होती है तब करप्शन भी खत्म होती है, तब चीजें भी ठीक होती है। जिस मुल्क में आप 3.5 सालों में कानून की हुक्मरानी जिसका आप दावा करके आए थे, ठीक है, ये एक अहम आप पॉइंट आप कर रहे हैं। मैं अली अजीज जीजी साहब, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अली अजीज जीजी साहब आपके वक्त का। सेहत कार्ड 3 सूबों में हो गया, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी आगे प्लान है, वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन सिंध कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तो अपनों को नवाजने की मामला है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों चाहे वो इंश्योरेंस के ज़रिए इंश्योरेंस को चला जाएगा, और दूसरा ये है कि सर पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर जो हॉस्पिटल्स को डेवलप किया जा सकता है इन अरबों रुपए से, वो ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिजनेस चल जाएगा। तो ये आप सेहत की सहूलियात देने के बजाय सेहत कार्ड की सूरत में तो एक बिल्कुल अलग सेक्टर को नवाजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? यहाँ वो कह रहे हैं कि 50 लाख तक का भी इलाज हो सकता है, यहाँ 10 लाख में इलाज के उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शो में इनवाइट करने का। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को। जी देखें, ये तो आप उनसे पूछें, आज 13 करोड़ लोगों के पास ये सहूलत मिल गई है, तो आप उस गरीब से पूछें कि उसको इस कार्ड से कितना फायदा हुआ। ये जो बैठे हुए पताफी साहब अभी जो फरमा रहे हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्यों कि इनको इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। ये उन लोगों से पूछें जो गरीब बेचारे जिसके जो इलाज नहीं करवा सकते थे, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, ये उन फैमिलीज, उन घरानों में जाके आप पूछे तो वो आपको बताएंगे कि उससे ये फायदा हुआ है। क्यों कि ये एक ऐसा काम किया है वजीर आजम इमरान खान ने जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये बाहर के मुल्कों में होता था। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशनसीबी के हमारे पास ये कार्ड यहाँ पे फैसिलिटेट यहाँ लोगों को किया गया, उन गरीब लोगों को जिनके पास वसाइल नहीं थे इलाज के लिए, कितनी चीजें इसके अंदर रख दी हैं। इनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता और ना ये सिंध में आने देते हैं, इसलिए कि इन्होंने यहाँ पे सिंध का पैसा लूट के अपने खजानों में भर लिया। इनके हॉस्पिटल जाके देखें, NICVD की बात करते हैं, ये एक की बात करते हैं NICVD, वो हमारे कहानी में सुन के आज NICVD का ये हाल है कि पिछले 9 महीने से किसी एक गरीब का काम नहीं हो रहा। वहाँ पे जो स्टंट लगते थे जाके, ये कोई पता है, ये डिनाई करेंगे, आप जाके चेक करें खुद ही, 9 महीने से किसी एक का काम नहीं हो रहा। हॉस्पिटल को इनका हाल क्या है? सिंध के कराची के बड़े हॉस्पिटल हैं, सिंध के और जो बड़े हॉस्पिटल हैं, कराची इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि सूबे सिंध का बड़ा शहर है कराची, पाकिस्तान का हब है,
तो आप जाके हॉस्पिटलों में देखें, ये कुत्ते की काटने की दवाइयां नहीं दे सके, ये सांप के काटने की दवाइयां नहीं दे सके, ये और वेटरनिटी के जो लेडीज के प्रॉब्लम्स है वो नहीं दे सके। इन हॉस्पिटलों का हाल तो जाके देखें। इनको खतरा इस बात का है कि ये कार्ड अगर इमरान खान वजीर आजम ने यहाँ पे लेकर आ गया, जिस तरीके से सिंध के अंदर लोगों के अंदर शहूर आ रहा है और वो पीटीआई की तरफ अपना शमूलियत करते जा रहे हैं, इनको खतरा इस बात का है कि ये अगर कहीं नहीं कर सकते वो भी निकल जाएगी। इनको आवाम से कोई मकसद नहीं है, इनको ना सेहत का या कुछ, कोई अगर होता तो आज सिंध का जो हाल है, चाहे कोई भी एक शोबा उठा लें, आप हेल्थ उठा लें, आप एजुकेशन उठा लें, आप लॉ एंड ऑर्डर उठा लें, कोई भी उठा लें, सब तबाह हाल है इस वक्त। तो इनका कोई उस पर, इनको कोई उससे सोकार नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इनको सिर्फ खतरा इस बात का है। एक अच्छी चीज हो रही है, 13 करोड़ लोगों को मिल चुका है, वो पागल है बेचारे जो खुश हैं, जिनका अपना खुद इलाज करवा रहे हैं। कुछ इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट था जो 6000 लोगों को लिए गया, 6000 वो जाली नंबर पकड़े गए, जो पैसा उसी के अंदर घूमता था। जब का नाम उसका चेंज किया, एहसास प्रोग्राम किया, आपने कभी सुना कि कराची में भी उसी कार्ड से कराची के लोगों को भी मुस्तफी हुए और भी सिंध के दूसरे लोगों, शहरों में भी लोगों को पैसे मिले 12,000 रुपए। तो सिर्फ ये खतरा और कोई खतरा नहीं है इनको। इन्होंने करना होता तो आज आप किसी भी हॉस्पिटल में से सिंध के चले जाएं, क्या हाल है, खंडर बने हुए, कोई मेडिकल किसी किस्म की मेडिकल सर्टिफिकेट फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटलों में। तो इनको ये खतरा है। अच्छा, अली साहब हमारे साथ रहेगा। आपने हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर ली। एक सिंध का एक ऐसा एरिया है जो हमेशा से बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड शायद रहा है, या वहाँ सूरत हाल कुछ पेचीदा है। मैं इमदाद पताफी साहब आपकी भी और अली अजीज़ जीजी साहब, अब दोनों का ताल्लुक क्योंकि सिंध से है, मेंबर नेशनल असम्बली हैं आप दोनों, हम इस पर बात करेंगे। और वो है थर। सर, थर के हवाले से अब एक माह के दौरान 36 बच्चों की अमवात रिकॉर्ड, भूख से अफलाज से बच्चे मर गए। सर मैं उसी की थोड़ी सी डिटेल आप बताएं ना सर। अली साहब मैं उसी की थोड़ी सी डिटेल, खबरों में क्या इंटरनेशनल खबर जो है, इंटरनेशनल न्यूज जो है वो तो उसके अंदर है, बिल्कुल किया हुआ जी, बिल्कुल। मैं उसी में मैं थर के मुख्तलिफ कहेंगे कि वहाँ ये उसमें भी कहेंगे बड़ा शानदार चल रहा है। अच्छा, मैं उसी की डिटेल, अली साहब आप हमारे साथ, अली अजीज जी साहब आप सुन सकते हैं, हमारे साथ रहे, मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बताने लगा हूँ। वह मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमारियों के शिकार होने वाले बच्चों की अक्सरियत नौज़ायदा या शीर ख्वार थी। मिट्टी में 8, इस्लाम कोट में 7, डेबलो में 6, छाछरों में 3 बच्चे शामिल हैं, नंगर पार्कर के 7, दीगर मुल्का इलाकों में 5 बच्चे शामिल हैं। 36 एक माह का यह रिकॉर्ड है। और 2021 में थर उसके मुल्का अजला में 600 से ज़ायद बच्चों की हलाकत हुई है, और उससे पहले यानी कि 2020 में वो तकरीबन 500 से ज़ायद बच्चों की तादाद थी। डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये एक तो 2-3 वजूहात, एक तो जल्दी शादी का है मामला, और उसमें जो स्टैंडर्ड ग्रोथ जिसकी बात होती रही हमेशा से, वो बच्चों की वो नहीं हो पाती है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि एक जानिब ये है, ये 2012-13 से इशू बहुत ज़्यादा उठा था इमदाद पताफी साहब, और उसके बाद तकरीबन ये एक डेकेड होने वाला है, इस पर उस तरह से तवज्जो नहीं हुई। बच्चों की जो स्टैंडर्ड ग्रोथ यानी कि माओं के हवाले से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, क्या वजूहात है, ये एक पूरा एक डेकेड गुजर गया है, ये ठीक नहीं हो रहा मामला। वजूहात क्या है इमदाद पताफी साहब? देखिए जनाब आला, मैं आपको थर की अर्ज करूं, एनवायरनमेंट है और वो बैक रिमोट एरिया है, वो चीज ठीक है। फिर भी हमने बहुत काम किया, बहुत चीजें हो रही थी, हमने वहाँ बेहतर परफॉर्म किया। अगर आप चाहें, और अली जी यहाँ बैठा हुआ है, मैं थर के अस्पताल विजिट करा सकता हूँ। जैसे आपने बताया कि वहाँ पे अर्ली मैरिज और वो चीजें हैं, बट हमने उस पर भी कंट्रोल किया। ऐसा नहीं कि वो चीजें खराब हुई। और जो मेरा भाई कह रहा था कि हमने हेल्थ कार्ड पे ये किया वो किया, अभी वहाँ KPK के लोकल बॉडी इलेक्शन में इनका हाल क्या हुआ है, और बाई इलेक्शन। इमदाद साहब आप कह रहे हैं हमने काम किया, हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पे लॉन्ग राठौर, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ वाकई सूरत हाल है क्या, और डॉक्टर उस हवाले से बात। मैं फिर पताफी साहब आपकी फिर बात आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं थर के हवाले से क्या है, राठौर बताइएगा, ये बहुत बड़ी तादाद है एक माह में 36 बच्चों का, और इतना बहुत बड़ा ये नंबर भी नहीं है आबादी के, तो क्या वजूहात है? डॉक्टर्स क्या बताते हैं? एक साल में 600 बच्चे, एक माह में 30 से ज़ायद बच्चों की हलाकत, बुनियादी क्या वजह है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये थर पार्क में बच्चों की मौत का सिलसिला तो 10 साल से, मगर 13 साल से जारी है। मगर डॉक्टर ये बताते हैं कि
जो बच्चे दम तोड़ते हैं उनके माएँ हैं जो वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होती हैं, जिसके बाद जो बच्चे हैं वो पैदाशी कमजोर होते हैं, जिसके बाद फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, फिर वो दम तोड़ देते हैं। आज भी सिविल अस्पताल में 6 बच्चे दम तोड़ा है। आपको ये बताऊं कि देखें सिंध सरकार ने सेहत के मुतालिक हर फ्लोर पर बड़े बड़े दावे करती है, ठीक है। थर के अस्पताल जैसे पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है, ये थर के उजरा चीफ मिनिस्टर सिंध सब कहते आ रहे हैं। आपको बताऊं कि सिर्फ कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो थर पार्कर में सिंध हुकूमत मुतहरक हो जाती है, जिले इंतजामिया से लेकर ऊपर तक हुकूमत की दौड़ें लग जाती है। सिंध काबीना के वज़रा भी मिट्टी में ठहरना उनको। ताज़ा ये मिसाल है कि जो पाकिस्तान के जस्टिस गुलजार अहमद उन्होंने थर आने का जैसे ही ऐलान किया तो याद तमाम सहूलियात फराहम की गई। लॉन्ग राठौर, लेकिन मिट्टी के हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर्स भी, वेंटिलेटर्स भी बच्चों के, ये तो तकरीबन को 5 साल पहले 6 साल पहले बताए गए थे जब वज़ीर आला कायम अली शाह थे कि वहाँ पहुँचाए गए, उनके भी विजिट्स थे। वहाँ तो सेहत की कहते सहूलियात भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते तो बड़े वो या तो प्री मेच्योर थे या फिर वो बहुत कमज़ोर थे, तो उस वक्त सहूलियात तो कहते दी गई थी मिट्टी के ख़ासतौर पर हॉस्पिटल में। नहीं, सहूलियत अभी भी वही फुकदान है, सहूलियात का आले की किल्लत है, अद्वियात नहीं मिल रही मरीजों को, और केमिकल लेबॉर्ट्रीज नहीं है। जो ब्लड बैंक अभी कयाम किया गया था ब्लड बैंक का, वो ब्लड बैंक अभी उसमें जो बेस्ट नहीं है, ऐसे ब्लड बैंक उसको उधर। ठीक है, राठौर हमारे साथ रहे। मैं पताफी साहब की जानब, इमदाद पताफी साहब एक्टिव होते हैं वहाँ पर, जैसे आप लोग विजिट करते हैं तो आपके खौफ से, आप लोगों के डर से मेरा ख्याल है कि ज़िला इंतज़ामिया भी और वहाँ की एरिया जो है वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, हर चीज़ वो ठीक हो जाती है। लेकिन आपके जाने के बाद वो कहते हैं ना कि हर चीज़ वो गोल हो जाती है। तो ये तो बड़ा अजीब मामला है कि वहाँ सहूलियात के ऐलान बिलावल भुट्टो साहब या जो मुराद अली शाह साहब है वो करके आते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, थर की आबादी जो 20-25 लाख लोगों पे है, ये आपका नुमाइंदा बेटा है, सीटें 4 की सीटें, तो आप पूरे पाकिस्तान की कराची की अस्पतालों का डेथ रेशियो निकाल लें बच्चों का, और फैसलाबाद का निकाल दें, एक बार लाहौर का निकाल देना। ये एक प्रोपोगेंडा टूल की के लिए सिंध में इस्तेमाल किया जाता है, वरना क्या बच्चों की डेथ कहीं नहीं थी। हाँ, मैंने कहा कि हर एक रिमोट एरिया है, वहां पे एक चीज है, पर हमने हम बात कर रहे हैं कि इस पे अब जो सिंध हुकूमत है वो अपने दावा कर रही है। लेकिन अली अजीज जी साहब, मैं चाहूंगा आपका भी मौक़िफ़ लें, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं। ये मैं इस पे आप कितना अफसोस और शर्म की बात है कि अभी आपके एक सहाफ़ी जो वहाँ मिट्टी का बता रहे थे थर के बारे में, डूब बनने वाली बात है कि वहाँ पे अभी तक वही हाल है बच्चों का, जिस तरह माओ को ग़िज़ा नहीं मिलती, जिस तरह बच्चे वहाँ पे हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं इस वक्त। वो बहुत शर्मनाक बात, दुख भरी बात है। और वो अभी भी वही है कि जी हमारे ऊपर के कि जी वहाँ पे हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं आता हूँ आपकी जाने बातें सर। इस बड़े अफसोस की बात है कि आज ये सहाफियों को भी कह रहे हैं कि जी ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मुझे लगा कि आज भी इस हुकूमत को कोई गर्ज नहीं है वहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको जैसे सेहत कार्ड की आपने बात की, इनको उससे भी कोई गर्ज नहीं है कि किसी को मिले ना मिले। मैं आपकी जाने आता हूँ सर, मैं जी साहब बात कर लें, मैं आपकी जाने आता हूँ पताफी साहब, ताकि बात दोनों के समझ आ सके। सर मैं पताफी साहब आता हूँ सर। डेढ़ साल पहले जब हम गए थे मिट्टी, आप यकीन करें कि मिट्टी जब हमें पता चला मिट्टी हम जा रहे हैं मिट्टी, वहाँ पे हमें रोक दिया गया हाईवे पे, ताकि ये MPAs मिट्टी का दौरा ना कर सके हॉस्पिटल का। आप यकीन करें, हमें रोक दिया गया वहाँ पे। हमें क्या आखिर क्यों, हमें क्या वजह, क्यों रोका हमें? देखे तो जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे ऐसा बुरा हाल था मिट्टी हॉस्पिटल का, क्या मैं आता हूँ तो अफसोस ही कर सकता हूँ मैं, और क्या बोलूँ उससे। मैं मुझे बताएं, अल्लाह ताला सिंध सूबे के ऊपर अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। पताफी साहब मैं जी सब मैं पताफी साहब से बात कर रहा। पताफी साहब आप बात कर रहे थे, बीच में डिस्कशन दोनों जानिब हो रही है। मैं पताफी साहब, अगर मामला सेहत का है, अवाम की है, तो इस पे सर सियासत की ज़रूरत ना आपको होनी चाहिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को होनी चाहिए। तो सर इस पे हम देखते हैं कि सेहत या तालीम के मामले पे सियासत की क्या ज़रूरत है?
आपने बहुत अच्छी बात की, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, मैं बहुत डिसेंट वे में बात कर रहा था, मैंने कोई इस तरह देखिए ये पीटीआई वालों को अफसोस होता है। अली प्लीज, मैं कहता हूँ कि पीटीआई के दोस्त जहाँ आते हैं ना, तू तड़ाक शर्म जो मना, ये मैंने कोई वर्ड यूज किया पहले, कोई बात की? आप हमारी हुकूमत पे, अपनी चीजों पे जो है वो पॉइंट आउट करें, आपका हक है। मैंने कोई वर्ड यूज किया, मैंने कोई गाली गलौज की? ये डूब मरना, ये करना, ये जाके अपनी पार्टी के अंदर ये लैंग्वेज यूज करें, या अपने घर में यूज करें, या जहां भी यूज करें, आगे टॉक शो पे नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आप, मैंने कहा ना, हमने कोई पेरिस या वो कोई यूके और इस तरह की बातें मैंने नहीं की, पर मैंने ये कहा कि बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर किया भी है। आप अभी थर्रेली हुई है, पूरे पाकिस्तान के वहां से ड्राइवर आए हुए थे, आप वहाँ की सड़कें देख लें, आप वहाँ के स्कूल देख लें, वहाँ पे उनके अस्पताल देख लें। तो मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ 100% ठीक है, बट बेहतर हुआ है, ये इनको मानना पड़ेगा। और इस बेहतर करने की वजह से अल्लाह का शुक्र है, हमने जो 2008 में इलेक्शन सिंध में जीता था, उससे 13 में ज्यादा सीटें जीती। जो 13 में सीटें जीती, उसमें से ज्यादा 18 में जीती। और जितने भी बाई इलेक्शन हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनके फैसल वाडा मिनिस्टर थे, उसने जो सीट छोड़ी, वहां पे ये 6ठे नंबर पे आए। ये अपनी कारकर्दगी की बात करें, हम कहते हैं एहतराम से बात करें। और ये इस तरह की जो ये मुनासिब नहीं, किसी टॉक शो में, किसी असेंबली में, किसी भी जगह पे। बिल्कुल ठीक है, इनका सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेहतर जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दावा ये नहीं किया गया है कि बेहतर हो गया। 14 साल हो अब गए, इसमें कितना वक्त जो है वो दरकार है कि मजीद बेहतर हो 13-14 साल के बाद भी किसी सूबे की सहूलियात के हवाले से। बहुत शुक्रिया इमदाद पताफी साहब, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली अजीज जीजी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में खुशामदीद आपको कहेंगे। मामला एक और बड़ा अहम आज के दिन के हवाले से, और वो है भारत का यौम जमहूरिया। कश्मीरियों ने यौम स्याह के तौर पर आज फिर मनाया है, हर साल की तरह, और पूरी दुनिया में जहां पर कश्मीरी मौजूद हैं आज यौम स्याह मना रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अहम मामला यहां पर है, और वो है कि भारत पर आलमी बरादरी का प्रेशर वो बिल्कुल जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। भारत उसी तरह से अपनी हठधर्मी भी बरकरार रखे हुए, लेकिन आफरीन है कश्मीरियों पर, कश्मीरी नौजवानों पर, माओं पर, बहनों पर, बच्चों पर, कि जो आज भी तकरीबन 73-74 साल के बाद भी अपनी आज़ादी के लिए जानें भी कुर्बान कर रहे हैं, और अपने अज़्म में एक लग़्ज़िश भी नहीं उनके आई है। तो हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम शहदाए कश्मीर को और तमाम मुजाहिदीन कश्मीर को, जो एक एक बच्चा, चाहे वो 6 माह का बच्चा भी है, वो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करता हुआ वो ले रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मतीन शेख साहब, हुर्रियत रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मतीन शेख साहब आपके वक्त का। आज का दिन बड़ा अहम है, हर दिन ही, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 365 दिन हर दिन कश्मीरी जो है वो यौम स्याह मना रहे होते हैं, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। आज के दिन के हवाले से मतीन शेख साहब, अगर हम ख़ासतौर पर बात करें तो क्या अहमियत है, और आलमी बरादरी से क्या कहना चाहेंगे बहसीयत कश्मीरी, बहसीयत हुर्रियत रहनुमा, आप आज के दिन को लेकर? जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है ना, यानी 26 जनवरी जो भारत जो है यौम जमहूरिया मनाता है, हर मुल्क का हक होता है कि वो इंडिपेंडेंस डे बनाए, जमहूरियत का दिन बनाए, लेकिन जो कश्मीरी हम इसको यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत में जो है कश्मीर का जो मसला है, एक बैनुल अक़वामी मसला है, करारदादे मौजूद है, तो वो ताकत के बलबूते पे कश्मीर में मौजूद है और उसने अपने फौज को इजाफा किया है। आज जो ये 26 जनवरी है, हमारी जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन जो कि इस वक्त नजरबंद है तिहाड़ जेल में, बसरत आलम भट्ट साहब ने आज हड़ताल की कॉल दी है और उसके साथ बाकी आज़ादी पसंद लोगों ने उनकी हिमायत की है। तो आप देखेंगे कि आज के दिन के हवाले से मकबूजा कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई भी जो कोना है जहाँ पे कश्मीरी मौजूद है, वो इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि जिस तरह आपने सवाल किया है, क्योंकि मैंने जो आपसे गुजारिश की है कि कश्मीर का मसला जो है ये एक बैनुल अक़वामी मसला है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट कहा गया है कि हाईएस्ट लेवल पे इंसानी हुकूक की कश्मीर में पामालिया हो रही है, यानी उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद इकदाम उठने चाहिए थे और भारत को रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कश्मीरी जो समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारी जो जद्दोजहद है
ये हक पे मबनी है, हमारी जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद इसकी बेस है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी इंशाल्लाह इस हक को हासिल करेंगे और ये सवाल निशान बन जाएगा अक़वाम आलम को कि कश्मीरियों के साथ वो उस तरह क्यों नहीं सलूक करते हैं। क्या वो हम कश्मीरी किसी वक्त सोचते हैं क्या हम इंसान नहीं है? तो ये इसीलिए हम इस दिन को यौम सियाहत के तौर पे मनाते हैं। बहुत शुक्रिया मतीन शेख। कहाँ मामला है कश्मीर के हवाले से, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कश्मीरियों की ये आवाज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है और पूरी दुनिया तक ये आवाज़ इसी तरह से जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की पहुँचती रहे। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, अब कुछ बात कर लेते हैं PSL सीज़न 7 के हवाले से, जिसमें एक दिन बाकी रह गया। कल से PSL सीज़न 7 का आगाज़ होने जा रहा है। टीम्स, खिलाड़ी बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट पूरी दुनिया में जो T20 देखने वाले हैं, PSL देखने वाले हैं, वो भी पुरजोश हैं, क्योंकि अब की बार PSL में कुछ मुख्तलिफ है और उस मुख्तलिफ के हवाले से ये बात का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ वसीम बाकरी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लॉ स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया एजाज़। सीज़न का आगाज़ तो कराची हमारे यहाँ से हो रहा है, फिर अगला सेशन जो होगा वह लाहौर में जहाँ मौजूद है वहाँ होगा, लेकिन अब की बार बिल्कुल इससे पहले जो एक तो अवार्ड्स हुए हैं, फिर जो रैंकिंग्स हुई हैं कि T20 में पाकिस्तानी जो हैं वो टॉप पर हैं और जो बेहतरीन प्लेयर्स के जो अवार्ड्स हैं वो भी पाकिस्तानियों के हिस्से में आए हैं, और जो पूरी दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को किसी तरह से वो बंद हो, बहुत सारे लोगों की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान के हिस्से में कामयाबियाँ भी वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान के हिस्से में अवार्ड्स भी, और उसके बाद अब PSL का आगाज़ होने जा रहा है। तो यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट हो, PCB हो और खिलाड़ी हों, सारे पुरजोश हैं। बिल्कुल आप मुदस्सिर दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने जो 2021 में परफॉर्म किया है, उस परफॉर्मेंस ने कम से कम जो बड़े मुल्क हैं जहां पर क्रिकेट होती थी और वो पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजते थे, तो अब उन्होंने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से जो मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं, गो कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया पिछले 2 दिन से अजीब सी खबरें लगा रहे हैं और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया उन खबरों को कॉपी पेस्ट करके भी प्रोमिनेंट करके लगा रहे हैं कि जी कुछ ऑस्ट्रेलियन शायद आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जो कल से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने जा रहा है वो उस टून को सेट करेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ अजहर ने 2021 में वादा किया था कि 3 बड़ी टीमें पाकिस्तान आएंगी। साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाब इवेंट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराने में कामयाब हो जाता है तो फिर इस साल इंग्लैंड ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने भी आना है और ऑस्ट्रेलिया भी कराची पहुंच रही है। 3 मार्च को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन अब तमाम तर जो नजरें हैं मुदस्सिर वो कराची की लेग के ऊपर नहीं है। क्या पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला मरहला 7 फरवरी को खत्म होगा, इसको लाहौर लेके PCB जाता है या नहीं, इसके ऊपर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो एक ही वेन्यू के ऊपर टेस्ट मैचेस खेलना चाहते हैं, जिससे PCB ने इनकार कर दिया है। तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को कराची की लेग 7 फरवरी को मुकम्मल करने के बाद लाहौर लेके जाता है या नहीं। अगर PSL कराची में होती है तो फिर ये चांसेस कम हो जाएंगे कि लाहौर को ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच और T20 वनडे सीरीज मिलेगी। अगर PCB लाहौर मैचेस को ले आता है तो फिर यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में भी आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला होगा क्योंकि PSL ही सेट करेगा सारी चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का यहाँ पर आना PSL के हवाले से, और PSL के जो मैचेस हैं वो थ्रिलिंग और तैयारियों के हवाले से, वो कैसे आप देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ PCB है और दूसरी तरफ तकरीबन दुनिया के 10 क्रिकेट बोर्ड्स हैं, और इस बात को एतराफ़ करना पड़ेगा कि IPL के लिए स्पेशल विंडो तैयार की जाती है और उस विंडो में कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं होती है। पाकिस्तान की जब सुपर लीग का जो PCB ने, आपको पता है अमूमन सुपर लीग फरवरी के मिड में स्टार्ट होती है। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि 6 साल में कि PSL जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होने जा रही है। PCB, अब देखें, वेस्ट इंडीज के स्टार्स ने हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग में प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस दी है। इस बार वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ सीरीज खेलने जा रहे हैं अगले हफ्ते, तो वेस्ट इंडीज के वो टॉप क्रिकेटर पाकिस्तान की सुपर लीग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इंग्लैंड के टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान के सुपर लीग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस टॉप प्लेयर पाकिस्तान के सुपर लीग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ग्रैम स्मिथ ने मना कर दिया कि वो अपनी तैयारियों के सिलसिले में अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं।
उसके बावजूद अगर टॉप प्लेयर्स नहीं है तो सेकंड टॉप प्लेयर्स, वो जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करके लीग क्रिकेट खेलते हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सर जी, एक बात जो आपने इंट्रो में बोली है, जितना मर्जी पाकिस्तान क्रिकेट को, पीसीबी को या पाकिस्तान टीम आने से इनकार करके हमें जितना दबाया जा रहा है, हमारी टीम उतना ज्यादा ऊपर उठ रही है। आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन शाह अफरीदी, जो अपने मुल्क में हार्डली 2 से 3 टेस्ट मैच खेला है, रिजवान T20 प्लेयर ऑफ द ईयर बनाए, आईसीसी की टेस्ट टीम के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर हैं, बाबर ओडीआई और T20 का कैप्टन है। सो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, वो अपनी परफॉर्मेंस से भी आगे निकल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो रावलपिंडी में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़ के वापस जाने का फैसला किया था और जो झटका लगा था, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट बाहर आ रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है। और दूसरा एक और चीज़ जो मैं कल देख रहा था कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ एक और की गई पीसीबी की जानिब से, वो है कि रमीज़ राजा तो खुद ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को उन्होंने पीएसएल की ब्रांडिंग में शामिल किया है। तो आप समझते हैं कि इससे और ज़्यादा जो पीएसएल का इंटरनेशनल क्योंकि स्ट्रेचर है वज़ीर आज़म का, वैसे थे खिलाड़ी भी, तो ये भी एक बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात होगी। देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर पाकिस्तान के अंदर फेम मिला और अगर उनको 2018 के इंतखाबात में जिन लोगों ने वोट दिया, अगर आप उनकी उम्र का कंपैरिजन करें तो इमरान खान जब क्रिकेट स्टार थे तो उनमें से बच्चे जो थे वो ग्रो कर रहे थे। सो इमरान खान क्रिकेट स्टार तो पाकिस्तान के हैं ही, सो उनको पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरीके से इन्वॉल्व करना रमीज़ राजा की तरफ से ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि इमरान खान ने आईसीसी अवार्ड्स में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जीते हैं, इंक्लूडिंग सना फातिमा जो विमेन क्रिकेटर पाकिस्तान की हैं, उन सभी को इमरान खान ने अप्रिशिएट किया है। और पूरी दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट हेड होते हैं, वो इसी तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। आप 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप देख रहे हैं, प्यूटर ने तकरीबन आधा वर्ल्ड कप रशियन के मुख्तलिफ स्टेडियम में जाकर देखा। जब इंग्लैंड के अंदर 2012 के ओलंपिक्स हो रहे थे तो क्वीन एलिजाबेथ ने खुद उसकी इफ्तिताही तकरीब के अंदर बाकायदा एक वीडियो शूट कराया था। सो इमरान खान को अगर रमीज़ राजा ने साथ अटैच किया है, ये अच्छी बात है। और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एहसान मानी के जो 3 साल थे, इमरान खान को भी। और अब हम बात करेंगे इस वक्त ओमिक्रॉन के हवाले से। जिस तेज़ी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो खासा इस वक्त गंभीर सूरत हाल है पूरे मुल्क में, और उसमें सर फहरिस्त कराची का नंबर चल रहा है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्या चीज़ चल रही है। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोरोना टास्क फोर्स मेंबर हैं सिंध से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब आपके वक्त का। ये कराची तो बड़ा नंबर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन वो जो एक कहते हैं कि एक लोगों की अपनी खुद से एहतियात और हुकूमत की पाबंदियां, दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अभी आपने स्क्रीन पर देखा है एक रैली है, उससे पहले एक और धरना चल रहा है जमात का, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, हर जगह पर चीज़ें सिवाय इंडोर कुछ खाने पीने के अलावा बाकी हर चीज़ वैसी की वैसी चल रही है। तो डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता आप तकरीबन कुछ 5 दिन 4 दिन पहले कह रहे थे कि ये नंबर 1-1.5 हफ्ता के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, जिस तरह आपको स्टेटिस्टिक्स बता रही है कि 40% से ज़्यादा है, और ये ख़दशा है कि ये नंबर रियल में और ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग टेस्ट कराते हैं वो सिर्फ वही रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जो काफ़ी तादाद उन लोगों की है जो टेस्ट नहीं कराते, और वो नंबर्स काफ़ी तादाद में हैं। तो ये नंबर्स काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक्त कराची में ओमिक्रॉन मौजूद है। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली, क्योंकि बीमारी नहीं कॉज कर रहा है, या मामूली बुखार या नज़ला ज़ुकाम जैसे अलामात हैं, तो लोग टेस्ट कराए बगैर वो कंटिन्यू रखते हैं और अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, काम वाली जगह भी जा रहे हैं, जिससे इसके नंबर्स और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के केसेस दुनिया भर में इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है। कराची में क्योंकि ये वेव शुरू हुआ था और यहाँ पे अब तक तकरीबन सैचुरेशन हो गई है, और अब ये है कि ये बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों तक भी ये जाने लगा है, और अब ये नज़र आ रहा है कि ये वेव अपस्ट्रीम या नॉर्थ की तरफ जाएगी, कि मुल्क के जो बलाई हिस्से हैं, दूसरे शहर हैं, वहाँ तक ये नंबर अब बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये कि कोई सिम्टम्स ही उस तरह से ज़्यादा लोगों को नहीं होती, हल्की फुल्की खांसी हुई, किसी को मामूली बुखार हुआ, तो अब वो हर खांसी और हर बुखार पर टेस्ट करवाना भी तो ज़रूरी है क्या? लोगों को पता नहीं चलता कि मुझे कोरोना है, ओमिक्रॉन का शिकार हो गया हूँ मैं। जब वबा चल रही होती है तो अगर वो वबा के सिम्टम्स है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये वबाई मरज़ है जो इस वक्त पैंडेमिक है।
और उसको पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव कंसिडर करना चाहिए। मतलब आप टेस्ट ना भी करा लें तो अगर आपके ओमिक्रॉन जैसे फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ओमिक्रॉन ही समझना चाहिए और थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको अपने आप को दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट से दूर रखना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुझे सिम्टम्स है लेकिन वो फिर टेस्ट भी नहीं कराते और अपने आप को दूसरे लोगों से बचाते भी नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर्स मज़ीद बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर कोई किसी को सिम्टम्स हैं, भले वो ना टेस्ट ना भी कराएं, तो कम से कम अपने आप को ये समझे कि उसको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है और वो एहतियात करें, मास्क कम से कम इस्तेमाल करें और जमघट्टे में जाने से एहतिराज़ करें ताकि नंबर्स मज़ीद ना बढ़े। क्योंकि हो सकता है किसी को कोई नुकसान ना हो, अपने आप को तवाना समझ रहा हो, नौजवान हो, लेकिन नुकसान उन लोगों को है जो ज़्यादा बूढ़े हैं, जिनकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है या जिनको पहले से कोई बीमारी है। तो वो काफ़ी जगहों पे वो ऐसे लोग मौजूद हैं, हर घर में कोई बुजुर्ग फ़र्द होता है, कोई बीमार होता है, उनको ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एहतियात के हवाले से और दूसरा वैक्सीनेशन पे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि बालाई इलाकों तक भी ये पहुँच रहे हैं, तो इस्लामाबाद जो है वो खासे बड़े हैं और उसके बाद वहाँ पर कुछ स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया है एरियाज़ में। आमना अली हमारे इस्लामाबाद से नुमाइंदा मौजूद हैं। आमना, क्या इस वक्त सिचुएशन है? इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ को टारगेट किया गया है, कुछ स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, कहाँ नंबर चल रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन से मुतालिक? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा सामने आ रहा था। गुज़िश्ता एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस दौरान इस्लामाबाद में रिकॉर्ड जो केसेस हैं और उनकी रिकॉर्ड जो शरह है, सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए और 22% से ज़्यादा जो है शरह सामने आए, जो तमाम लहरों में सबसे ज़्यादा थी शहर में। और अगर बात की जाए 24 घंटों में केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन हफ्ते में इस्लामाबाद के लिए कोरोना के हवाले से बहुत भारी रहा। 70% जो है सिजाई शहरी इस वक्त इस्लामाबाद में कोरोना फुली वैक्सीनेटेड हैं और इन शहरों में शामिल है जहां NCOC की पाबंदियों का इतलाक होता है। इंडोर तकरीबात, इंडोर शादी हॉल और जो ओवरऑल खाने से इंडोर उन पर भी पाबंदी का इतलाक हुआ। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी कोरोना के वार जो है उनको रोकने के लिए मुख्तलिफ जो है इंतजाम किए गए। अब तक जो है 30 से ज़्यादा तालीमी इदारों को सील जो है किया जा चुका है। अगर बात की जाए शहर में कोरोना केसेस की ज़्यादा तादाद की वजह से जो है 20 से ज़्यादा गलियां सील हुई और सब सेक्टर्स जो है सील करने के अहकाम भी जारी हुए। ये खुशाइन बात है कि अब जो है नीचे फिक्र आता था गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 10.59% जो है मुस्बत केसेस की शरह हो चुकी है। NCOC की जानिब से और वज़ारत सेहत की जानिब से 12 शहरियों को SOP पर अमल दरामद की अपील की जा रही है, अहकाम जारी किए जा रहे हैं और हिदायत की जा रही है कि वैक्सीन लगवाने से ही वो जो है कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है और SOP पर बाकायदा जो है अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आमना हमारे साथ रहेगा। डॉक्टर सईद खान साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये क्या इस लहर में अब ये कहा गया कि कोई बच्चे यानी कि 12 साल की जिनका अभी तक वैक्सीनेशन ही है उससे नीचे कोई नंबर्स आ रहे हैं कि बच्चों को भी इस बार ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि पहले तो बहुत कम नंबर थे जो बच्चों में पॉजिटिविटी रेशियो था। ओमिक्रॉन के साथ ये मामला है कि ये किसी उम्र के लिए महदूद नहीं है, ये बच्चों से लेके बड़ों तक और बुजुर्ग लोगों तक सबको मुतासर कर रहा है। अच्छा। इन्फेक्ट सबको कर रहा है, बच्चों काफ़ी बड़े तादाद में बच्चे भी इसमें इन्फेक्ट हो रहे हैं। गो के उनको ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है जिस तरह बड़ों को भी नहीं है, लेकिन वो मुतासर ज़रूर हो रहे हैं। और ये क्योंकि उनको वैक्सीनेशन नहीं लेगी, बच्चों में वैक्सीन नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा बड़े तादाद में सामने नज़र आ रहे हैं कि बच्चों को भी ये इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन लगता है कि कराची में तो अब तक चीज़ें सिचुरेट हो चुकी हैं या काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, तो अब ये है कि फरवरी में ये नंबर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वेव की जो डायरेक्शन है वो अभी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। जो पिछली लहर थी, चौथी लहर, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ थी और कराची पे आके वो वेव ख़त्म हुई। लेकिन ये 5वीं लहर कराची से शुरू हुई है और ये ख़त्म अपर साइड की तरफ होगी। तो नज़र ये आ रहा है कि काफ़ी मैक्सिमम यहाँ पे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और अब कम होना शुरू हो जाएंगे फरवरी के ग्रेजुअली। और लेकिन वेव मूव करेगी अप स्ट्रीम जो है, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि नंबर वहाँ बहुत ज़्यादा ना बढ़े और यहाँ ग्रेजुअली कम होगा कि उन्हें जो लोग हैं जो इन्फेक्ट नहीं हुए। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत ज़्यादा नंबर्स पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के भी हवाले से बहुत सारे शहरों में तो 50-60% पर भी हो गया, इस्लामाबाद जैसे 70% भी है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है। लेकिन ये वैक्सीनेशन का अमल हो रहा है, उसके बावजूद ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने 1 या 2 खुराकें भी लगवाई हैं उनमें भी ये पॉजिटिविटी रेशियो आ रहा है। तो फिर सर इस वैक्सीनेशन के कारगर होने पर सवाल नहीं उठ रहा? वैक्सीन क्योंकि पहले भी हम आपके प्रोग्राम में बता चुके हैं कि ये वैक्सीन
ट्रांसमिशन को 100% नहीं रोक रही। गो के ये डिजीज सिवियरिटी को तो रोक रही है, लेकिन ट्रांसमिशन को नहीं रोक रही है, लेकिन बीमारी की शिद्दत को कम ज़रूर कर रही है। और यही वजह है कि शुक्र है कि इसमें बड़ी तादाद में डेथ्स नहीं हो रही या सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही। अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन नहीं लगी होती तो ये नंबर्स मजीद बढ़ चुके होते हैं। जिस तरह 4th या 4थी लहर में हमारे पास नंबर्स काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटलाइज थे, ICU में थे और जाने भी काफ़ी लोग गई थी। उसके बनिस्बत अब हमारे पास बहुत ज़्यादा सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं है और खुदा न खास्ता डेथ्स भी बिल्कुल कम तादाद में है। तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि ट्रांसमिशन को 100% नहीं रोक रही। तो उसके लिए हमें SOPs पे अमल करना चाहिए, इसलिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल, दोनों कंबाइन होकर ज़्यादा इफेक्टिव। ये SOPs पर आप जो बात करेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें SOPs पर अमल करना है, एहतियात करना है। आमना हमारे साथ है। आमना, इस्लामाबाद में जो स्मार्ट लॉकडाउन की कैफियत है या हुकूमत की जैसे पहली वेव्स में आपने सख्ती देखी, वैसी कोई सख्ती भी नज़र आ रही है? बस ज़ुबानी कलामी एहतियात की बातें ही हो गई हैं और लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी आमना से जी बिल्कुल। लोग जो है SOP पर अमल दरामद करने के हवाले से अगर बात की जाए तो लोग अभी भी केयरलेसनेस लोगों की तरफ से सामने आ रही है, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है लोगों का। हालांकि NCOC की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से बारहा एक चीज लोगों को बताई जा रही है कि जितना SOP को फॉलो करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, तभी इस बीमारी से जान छुड़ाई जा सके, इससे बचा जा सकता है। लेकिन लोगों का रवैया कुछ जो है इस तरफ नहीं आ रहा। लोग मास्क का इस्तेमाल बहुत हमें रेयर नजर आता है मार्केट में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल की और दीगर तमाम जो एरियाज हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, कहीं पर भी हमें एज सच कोई मास्क का इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आमना हमें आगाह कर रही थी। डॉक्टर साहब भी बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि दो चीज़ें जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, एक एहतियात जिसके सबसे पहला काम है कि आप मास्क लगाएं और समाजी फासला रखें, और दूसरा मामला है वैक्सीनेशन का कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं, अब तो बूस्टर डोज भी वो भी लगाई जा रही है, तो अगर वो मुकम्मल करें तो खुदा न खास्ता अगर आपको होता भी है तो आप में वो सिम्टम्स और वो जो सिवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का भी ख्याल रखिएगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।